गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड। ठीक है, एक्चुअल में हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको 8 to 12 क्लास के सारे साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें उसको सिस्टम को समझा था। आज हम उसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजी में क्या होता है, देखो एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन होता है उस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, O2 को इंटेक करते हैं एंड CO2 को बाहर निकालते हैं। तो एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन ऑल्वेलाई एंड ब्लड अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो इसकी जो फिजियोलॉजी है वो पूरी डिपेंडेंट है सिंपल डिफ्यूजन पे। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन को समझने से पहले हम डिफ्यूजन को समझ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है, एक्चुअल में कोई भी जो सब्सटेंस है उसका अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव होना ही क्या है, डिफ्यूजन है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे देखो, हमने एक परफ्यूम की बोतल को खुला छोड़ दिया रूम में, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें पूरे रूम में उसकी खुशबू आने लग जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो परफ्यूम की बोतल है उसमें परफ्यूम की हाई कंसंट्रेशन है और जो हमारा रूम है उसमें उसकी लो कंसंट्रेशन है। तो जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो, और उसी वजह से क्या होगा, पूरे रूम में जो है इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो ये जो है इसका एक सिंपल एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि एक्चुअल में जो डिफ्यूजन है उसमें होता क्या है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो O2 जो है वो डिफ्यूज होती है ऑल्वेलाई से ब्लड में, और जो CO2 होती है वो ब्लड टू ऑल्वेलाई जाती है। यानी कि इसका सेंस ये हो गया कि इफ हमें ऑल्वेलाई टू ब्लड में O2 को डिफ्यूज करना है तो उसकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ होनी चाहिए, ऑल्वेलाई में। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन ऑल्वेलाई में होनी चाहिए कंपेरेटिवली टू ब्लड, और CO2 की हाई कंसंट्रेशन ब्लड में होनी चाहिए कंपेरेटिवली टू ऑल्वेलाई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए क्या करना होगा, इसमें जो है डिफ्यूजन रिक्वायर्स ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ऑल्वेलाई मस्ट बी केप्ट एट ए हायर लेवल। जो ऑल्वेलाई है उसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, हाई लेवल पे होनी चाहिए देन ब्लड, एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ऑल्वेलाई मस्ट केप्ट एट ए लोअर लेवल। और जो ऑल्वेलाई है उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। CO2 की कंसंट्रेशन कम कैसे होगी भाई, वो कैसे हम करेंगे। तो देखो होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो सेलुलर लेवल पे क्या होगा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो सेलुलर लेवल पे क्या होता है, जो वो ऑक्सीजन है वो फूड के साथ में रिएक्ट करेगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसकी वजह से क्या बनेगा, एज ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। तो CO2 की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जब ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो जाएगी, यानी कि कहाँ जाएगा, ब्लड टू ऑल्वेलाई, और ऑल्वेलाई के अंदर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, ब्लड में। तो यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने ये बनाया है, आप इजिली समझ सकते हैं इसे। जो ऑल्वेलाई है उसमें O2 की कंसंट्रेशन हाई होती है और जो ब्लड है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड टू ऑल्वेलाई तो जाएगी CO2 और ऑल्वेलाई टू ब्लड जाएगा O2। ठीक है, तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इजीली हो जाएगा। जो मेन जो है इसका पूरा जो है इसी के ऊपर टिका हुआ है, रेस्पिरेशन जो है इस डिफ्यूजन मेथड के ऊपर ही है। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको डिफ्यूजन क्या है। देखो डिफ्यूजन एक्चुअल में क्या है, कोई भी जो सब्सटेंस है उसका अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और इसी बेसिस के ऊपर जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो पूरी होती है।
इट इज पॉसिबल बाय ब्रीथिंग कॉन्टिन्यूसली। अब O2 की जो हाई कंसेंट्रेशन है वो कैसे पॉसिबल होगी, और CO2 की भी, ये मैंने जैसे आपको बताया, अगर O2 की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी तो CO2 की ऑटोमेटिक ब्लड में हाई हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगी ना तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सेलुलर लेवल पर ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और ऑक्सीडेशन के जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 बनेगा, तो CO2 का फॉर्मेशन होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड में CO2 की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी। तो ये जो है किसके थ्रू पॉसिबल है, ये कंटिन्यूसली ब्रीथिंग के थ्रू, अगर हम लगातार सांस लेते रहते हैं, ठीक है, और फ्रेश एयर को इनटेक करते रहते हैं, हमारी लंग्स तक अगर फ्रेश एयर मिलती रहती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ऑल्विलाई है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी, और ये जो प्रोसेस है ये होता रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये होता है। देन उसके बाद देखो रेस्पिरेशन जो है ये 2 प्रोसेस से होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है ये प्रोसेस ये 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो मैंने अभी जो बात की आपसे, जो गैसियस एक्सचेंज जो ऑल्विलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और इसी के बीच में मैंने आपको इंटरनल रेस्पिरेशन की बात भी बीच में की थी, है ना। तो हम दोनों को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि है क्या। तो देखो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, जो ऑल्विलाई और जो ब्लड है उसके बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो O2 और CO2 का ऑल्विलाई और ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो ऑल्विलाई आर प्राइमरली साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज, O2 एंड CO2 एक्सचेंज, ठीक है। इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन, ये जो साइट्स है उसमें डिफ्यूजन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है, उसके बेसिस पे होता है ये, ठीक है। और ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब वो चीजें क्या क्या होती है, देखो एक तो ऑक्सीजन और CO2 की कंसेंट्रेशन, इसकी बात हमने अभी भी की थी, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन और CO2 की कंसेंट्रेशन प्रॉपर है, प्रॉपर मीन्स हो गया कि ऑल्विलाई में तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अगर ऐसा है तो ये इसके लिए कैसी हो जाएगी, ये इसके लिए पॉजिटिव जो है हो जाएगा। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जो गैसेस है उनकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट होगा। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस, मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है उसकी वजह से, और सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, अगर हमारे लंग्स का सरफेस एरिया ही कम है तो क्या होगा, जब लंग्स का सरफेस एरिया कम होगा तो ऑल्विलाई की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी अमाउंट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है ये प्रोसेस जो है ये स्लो हो जाएगा। तो इसलिए जो लंग्स का सरफेस एरिया है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है क्रिएट, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें देखो यहाँ पे हमने ऑल्विलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज की बात की थी, ये एक्सटर्नल था। सेलुलर लेवल पे क्या होता है, सेलुलर लेवल पे जो ये एक्सचेंज होता है गैसियस का ब्लड के और टिश्यू सेल्स के बीच में, जो सेल्स है उसके और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कैसे होगा, देखो जो सेल है उनके अंदर क्या होगा, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, जो भी हमारा फूड है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, ब्लड से, ठीक है। तो ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हो गई ज्यादा, ठीक है। तो ब्लड से ये ऑक्सीडेशन कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सेल्स में, ठीक है। और सेल्स के अंदर क्या होगा, सेल्स में फिर प्रोसेस हो जाएगी फूड के ऑक्सीडेशन की, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनेगी, CO2। तो सेल के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई, CO2 की। तो CO2 कहाँ जाएगी, CO2 जाएगी ब्लड में। तो इस तरीके से जो है इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है उसमें और सेल्स के अंदर जो है उनके अंदर, उनके बीच में जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के ऊपर है। तो पूरी जो फिजियोलॉजी है रेस्पिरेशन की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है ये एक्सचेंज होता रहता है गैसेस का, और रेगुलरली जो है ये प्रोसेस होती रहती है। और ये प्रोसेस जो है रेगुलर किसकी वजह से पॉसिबल है, जो हम रेगुलर इनहिलेशन और एक्सीलेशन कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लो इनहिलेशन और एक्सीलेशन क्या है। देखो इनहिलेशन में हम सांस अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, इनहिलेशन में जो हमारा रिब केज है उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारा जो डायफ्राम है वो सीधा हो जाएगा, और उसके सीधे होने की वजह से थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा।
तो थोरेसिक कैविटी का साइज जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इनहेलेशन करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, एक्सीलेशन प्रोसेस होगा। एक्सीलेशन प्रोसेस में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो है उसका साइज वापस से नॉर्मल हो जाता है। मीन्स कि क्या करेंगे हम, थोरेसिक कैविटी का साइज हम वापस से डिक्रीज करेंगे। तो उसका साइज डिक्रीज कैसे होगा, जो रिब केज है उसके बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनकी वजह से, ठीक है, और जो अदर मसल्स थी ठीक है, उनकी वजह से क्या होगा, जो डायफ्राम है वो वापस से कैसा हो जाएगा, डायफ्राम जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाएगा, और उसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो एक्सीलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम जो है CO2 को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस होता है। तो ये जो है यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी है उसको अच्छे से पढ़ लिया है। स्टूडेंट, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है? आप अपने जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।